हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइजर पुणे के पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि 2024 के लिए रिलीज किया गया है। इस वीडियो में मैं आपको सारे के सारे डिटेल दूंगी, उसके बाद आप चेक कर लीजिएगा कि आपकी एलिजिबिलिटी आती है, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और टाइम रहते हुए अप्लाई कीजिएगा, ताकि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपसे ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। इसके सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं इनकी वेबसाइट पे हूँ, और यहाँ पे जो है मैंने पीएचडी प्रोग्राम वाला सेक्शन सेलेक्ट करके रखा है। यहाँ पे अबाउट में इन्होंने बहुत सी चीजों को मेंशन करके रखा है अबाउट द पीएचडी। आप इसको जो है गो थ्रू कर सकते हैं, बट जो है हम यहाँ पे जरा सा देख लेते हैं मेन डिटेल को। साथ ही साथ ये पीएमआरएफ को भी एक्सेप्ट करते हैं, तो आप उसके लिए भी यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि हमारा चैनल लाइफ साइंस से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पर मेनली जो है बायोलॉजी सेक्शन को देखने वाले हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, एज वेल एज कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं, या अर्थ या क्लाइमेटिक साइंस बैकग्राउंड से हैं, मैथमेटिकल बैकग्राउंड या फिर फिजिक्स बैकग्राउंड से हैं, तो आप रेस्पेक्टिव लिंक पे क्लिक करके उसकी एलिजिबिलिटी को आप चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पे। सो पीएचडी एडमिशन इन बायोलॉजी जैन 2024 यानी जनवरी 2024 के लिए रिलीज किया गया है। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। जो लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने की, वो होगी 5 नवंबर 2023। टेंटेटिव डेट्स ऑफ पीएचडी इंटरव्यू जो कि होगा ऑनलाइन बेसिस पे, वो होगा 25 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक। तो ये कुछ मेन डेट्स हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखने हैं, क्योंकि फॉर्म शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट रहेगी ये, तो इससे पहले आपको फॉर्म भर देना है, या एप्लीकेशन फॉर्म जो है अप्लाई कर देना है। अब चलिए डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पे। तो आइजर पुणे जो है बहुत से बैकग्राउंड को, या फिर आप कह सकते हो बहुत से डिपार्टमेंट को अपने अंडर में रखता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन का बैकग्राउंड मिल जाएगा, जिसके लिए यहाँ पे रेस्पेक्टिव फैकल्टीज हैं। अगर आप इस डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आपको यही रेस्पेक्टिव फैकल्टी जो है देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं। अगर हम टॉपिक वाइज चले कि क्या क्या यहाँ पे आपको फील्ड मिलेगा, सो फॉर द स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, दिस इंक्लूड द थ्योरेटिकल एंड empirical aspects of ecology, that is agricultural, chemical, molecular, plant, physiological एंड माइक्रोबियल। इवोल्यूशन के बेसिस पे देखा जाए तो लाइफ हिस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी के बेसिस पे टेक्सोनॉमिक, फंक्शनल एंड फाइलोजेनेटिक्स। तो ये सारे एरियाज हैं जहां पे आपको रिसर्च करने का मौका मिलेगा। जो फैकल्टी लिस्टिंग है वो यहाँ पे आप गो थ्रू कर सकते हैं। मान लीजिए आप ऐसे स्टूडेंट है जिसका इंटरेस्ट जो है वो मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री के फील्ड में है, तो आपको जो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स मिल जाएंगे, या जो एरिया मिल जाएगा रिसर्च का, वो होगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, सेलुलर बायोफिजिक्स, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एपिजेनेटिक्स, क्रोमोसोम बायोलॉजी, कैंसर बायोलॉजी। और जो फैकल्टीज आपको मिल जाएंगे वो यहाँ पे इनलिस्ट करके दिखा के रखा है। मान लीजिए इफ यू आर इंटरेस्टेड इन प्लांट साइंस, अगर आपका इंटरेस्ट जो है प्लांट साइंस में है, तब क्या होगा। सो प्लांट साइंस में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको मिल जाएगा जो जो एरियाज फॉर योर रिसर्च, वो होगा प्लांट सेल एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट इकोलॉजी, प्लांट केमिकल इकोलॉजी। जो फैकल्टीज मिलेंगे उनके नाम यहाँ पे इनलिस्ट कर दिए गए हैं। मान लीजिए अगर आपका इंटरेस्ट जो है थ्योरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में है, तो आपको जो डिपार्टमेंट्स मिल जाएंगे या जो एरिया मिल जाएंगे उसमें इंक्लूड होगा थ्योरेटिकल न्यूरोसाइंस, इवोल्यूशन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल सेल बायोलॉजी। और फैकल्टीज के नाम यहाँ पे इनलिस्ट कर दिए गए हैं। अब चलिए जरा सा कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को हम देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखा है। इंपॉर्टेंट नोटिस में यहाँ पे देके रखा है, देयर विल नॉट बी एनी रोटेशन एंड स्टूडेंट विल बी डायरेक्टली ज्वाइन द लैब ऑफ देयर चॉइस। आपको अपनी चॉइस के लैब को ही ज्वाइन करना पड़ेगा, किसी भी टाइप का रोटेशन नहीं होगा, किसी भी टाइप की चेंजिंग नहीं होगी। एंड नोट दैट द फैकल्टी मेंबर हुज नेम आर लिस्टेड हियर आर द वंस हु विल बी एक्सेप्टिंग द स्टूडेंट इन दिस राउंड ऑफ पीएचडी एडमिशन। तो वही जो है पीएचडी एडमिशन में आपको मेनली जो है सेलेक्ट करेंगे। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं। चलिए हम जरा सा एप्लीकेशन क्राइटेरिया को देखते हैं, जो कि मेन होगा, जो कि एक तरीके से आपके जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिसाइड करेगा। सो ऑल कैंडिडेट फुलफिल द क्राइटेरिया A1, यानी A1 जो है ये मैंडेटरी है, ये सबको फुलफिल करना है। और दूसरा है एनी वन ऑफ द क्राइटेरिया मेंशन इन A2, ठीक है, इसमें से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। तो A1 के सारे मैंडेटरी क्राइटेरिया हैं और A2 की जो है ओनली वन, एनी वन होना चाहिए। तो A1 का क्राइटेरिया यहाँ है, A2 का यहाँ है। Are eligible to apply based on these application, Aizer Pune will create the list of students to be invited for the online interview। तो आपके इसके बेसिस पे और इसके बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए जो है आपको मेल दिया जाएगा, जो कि मेनली इंटरव्यू ऑनलाइन ही कंडक्ट करवाने का जैसे इन्होंने मेंशन करके रखा है। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो चलिए जरा सा हम A1 कैटेगरी को देखते हैं कि A1 कैटेगरी में जो है क्या क्या मेंशन करके रखा है। और A1 कैटेगरी जो है ये मैंडेटरी वाले सेक्शन में आता है, ये सबको फुलफिल करना है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो।
क्राइटेरिया A1 में क्या बोल के रखा है, आपके मास्टर हो सकते हैं या फिर BE, BTech, MTech या MBBS हो सकता है, डिग्री होल्डर इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस इंक्लूडिंग कौन कौन से सब्जेक्ट या कौन कौन से डिपार्टमेंट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजिकल साइंस, इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, बायोडाइवर्सिटी, साइकोलॉजी और इक्विवेलेंट. Applicant must have minimum 60% marks in aggregate overall percentage, not just in a major subject, or CGPA of 6 out of 10 in the general category, or minimum 55% marks in aggregate or overall percentage, and not just in a majority subject, or equivalent CGPA of 5.5 in the SC, ST और PWD category. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके जो मिनिमम मार्क्स हैं वो 60% बोले गए हैं, एज वेल एज CGPA जो है 6 आउट ऑफ 10 बोला गया है, ठीक है, मेनली फॉर जनरल कैटेगरी, दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी के लिए बोला गया है. इसके अलावा 55% मार्क्स जो है ओवरऑल बोला गया है, और जो कि इक्विवेलेंट होगा 5.5 आउट ऑफ 10 जो है ये मेनली बाकी सब कैटेगरी के लिए, जिसमें कि हो गया आपका SC, ST, PWD. ओके, तो रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए ये बोला गया है एंड जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर ये बोला गया है, तो जो कि आप यहाँ पे ओवरऑल देख सकते हैं. कैंडिडेट्स हुज फाइनल रिजल्ट इन अ मास्टर और इक्विवेलेंट आर येट टू बी डिक्लेयर कैन ऑल्सो अप्लाई. और अगर आप लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं. हाउएवर इफ सेलेक्टेड द ऑफर फॉर दीज स्टूडेंट विल बी प्रोविजनल सब्जेक्टेड टू द फुलफिलिंग ऑफ अबव क्राइटेरिया. तो मान लीजिए आप लास्ट सेमेस्टर में हैं, आपका अभी तक रिजल्ट निकला नहीं है, तो पता नहीं है कि कितने मार्क्स बनेंगे आपके, तो आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा, मान लीजिए अगर आप ये राउंड क्लियर भी कर जाते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप ये क्राइटेरिया पूरा कर पाते हैं या फिर नहीं. तो ये है आपका A1 का क्राइटेरिया जो कि मैंडेटरी है, ये सबको फुलफिल करना है. चलिए अब देख लेते हैं A2 क्राइटेरिया में क्या देके रखा है. A1 का तो भाई समझ में आ गया कि हाँ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 60% मार्क्स और बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स एंड CGPA भी वैरी कर रहा है. A2 क्राइटेरिया में जिसमें कि आपको एनी वन यानी इनमें से कोई भी एक अगर आपका होगा तो आपको कंसीडर कर लिया जाएगा. सो एप्लीकेंट मस्ट हैव एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन. इतने सारे क्वालिफिकेशन में से कोई एक क्वालिफिकेशन हो तो आप एलिजिबल हैं. पहला है क्वालिफाइड अ नेशनल एलिजिबिलिटी एग्जाम दैट प्रोवाइड्स 5-year PhD फेलोशिप सच एज CSIR JRF, UGC JRF, DBT JRF in category A, ICMR JRF, DBT BINC JRF और राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप. द फेलोशिप मस्ट बी वैलिड अंटिल 31st Jan 2024. यानी जो भी फेलोशिप गिविंग एग्जाम होता है, जो भी फेलोशिप गिविंग नेशनल लेवल के एग्जाम होते हैं जिससे आपके पास अपने फेलोशिप रहते हैं, वो उन एग्जाम में से कोई भी एग्जाम जो यहाँ पे इनलिस्ट करके रखा है ना, इनमें से कोई भी एक अगर आपका क्लियर है तो आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर फुलफिल हो जाती है. इसके अलावा मान लीजिए अगर ये नहीं है कुछ, तो तब क्या ऑप्शन है, तो आपका जो है जस्ट क्वालिफाई करना जरूरी है, जिसमें जो रैंक होता है वो अप टू 500 कंसिडर किया जाएगा और GPAT जो होता है वो अप टू 500 रैंक तक कंसीडर किया जाएगा, या फिर NBHM इन लास्ट 2 years होना चाहिए. मान लीजिए ये भी नहीं है तो और क्या ऑप्शन है, आपका इंस्पायर हो सकता है. इंस्पायर PhD फेलोशिप शुड बी इन अ पोजीशन ऑफ प्रोविजनल सिलेक्शन लेटर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू. आप अगर इंस्पायर के स्टूडेंट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं. अगर मान लीजिए ऊपर वाले कोई भी क्राइटेरिया आपकी फुलफिल नहीं होते लेकिन आपके पास इंस्पायर का फेलोशिप है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट, आइजर BS MS डुअल डिग्री स्टूडेंट विथ CGPA मोर देन 8.8, अगर आपकी ये एलिजिबिलिटी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं. रैंक दैट इज इक्वल्स टू 200 इन गेट एग्जाम, दैट इज गेट लाइफ साइंस, गेट केमिस्ट्री एंड गेट इकोलॉजी इवोल्यूशन, गेट बायोटेक्नोलॉजी, गेट मैथमेटिक्स. द गेट स्कोर मस्ट बी वैलिड अंटिल 31st January 2024. तो गेट का जो स्कोर है वो वैलिड होना चाहिए जनवरी 2024 तक. और गेट रैंकिंग यानी अगर आपकी रैंकिंग जो है 200 के अंदर में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं. जैसे कुछ कुछ बच्चे कहते हैं ना मैम रैंकिंग क्या मैटर करती है, तो देखिए यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि ये स्पेसिफिक रैंकिंग को प्रेफरेंस दे रहे हैं. किसी किसी में होता है कि सिर्फ आपसे बोला जाता है कि आप क्वालिफाई हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे रैंकिंग को प्रेफरेंस दी गई है. तो अगर आपका गेट भी है जो कि एक तरीके से एक नॉन फेलोशिप एग्जाम होता है, इसमें गेट के खुद के फेलोशिप नहीं होते, गेट के थ्रू जिस इंस्टीट्यूट में आप जाते हो वो इंस्टीट्यूट आपको फेलोशिप प्रोवाइड करता है. तो यहाँ पे अगर आप गेट के थ्रू भी जाते हो तो यहाँ पे आइजर पुणे आपको फंड करेगा या फिर जो भी उसके पास फंडिंग एजेंसी होगी उसके थ्रू आपको फंड करवाएगा. तो यहाँ पे क्योंकि गेट के पास अपना फेलोशिप नहीं होता, मतलब आप गेट क्वालिफाई हो तो आपके पास अपना फेलोशिप नहीं है. जहां पे अगर हम CSIR JRF की बात करें तो वहां पे बच्चे के पास खुद का फेलोशिप होता है, मतलब वो जहां भी एडमिशन लेगा उसको कोई ना कोई फंड करने के लिए कोई ना कोई एजेंसी उसके पास रहेगी. गेट के साथ ऐसा नहीं होता. लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने गेट को भी प्रेफरेंस दिया है. तो मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी JRF एग्जाम क्लियर नहीं है लेकिन आपका गेट क्लियर है, चाहे वो लाइफ साइंस में हो, केमिस्ट्री में हो, इकोलॉजी इवोल्यूशन में हो या फिर बायोटेक्नोलॉजी में हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं.
या फिर अगर आपने जेजीबल्स क्लियर करके रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पे इन्होंने बहुत से ऑप्शन दिए हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला है कि नहीं सिर्फ जीआरएफ वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंडेटरी में क्राइटेरिया 1 में जो है हमने देख लिया कि इसमें से मैंडेटरी है, तो ये तो क्लियर रहना ही चाहिए हर हाल में। ठीक है, चाहे आप 60% मार्क्स लें, अगर आप जनरल कैटेगरी के तो है, जनरल कैटेगरी के अगर हैं तो, एंड 55% मार्क्स जो है आपके रिजर्वेशन कैटेगरी से होने चाहिए। और क्राइटेरिया 2 में जो है एनी वन, कोई भी एक, अगर यहाँ पे जितने भी पॉइंट दे के रखे हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 6 पॉइंट में से कोई भी अगर एक आपका क्लियर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक ये काफी एक अच्छा ऑप्शन इन्होंने दे दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, shortlisting and interview process. So meeting the above mentioned criteria merely makes the student eligible for the application. ठीक है, तो ये जो क्राइटेरिया, दोनों क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं ना, तो आप एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, क्योंकि सिलेक्शन इंटरव्यू के बेसिस पे डिपेंड करता है। आइजर पुणे रिजर्व द राइट टू यूज अदर और मोर स्ट्रिक्टेंट क्राइटेरिया फॉर द पर्पस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द इंटरव्यू. Specifically, the score obtained in the research design and the design and experiment can be used for the purpose of shortlisting the interview. तो हो सकता है इंटरव्यू में जो है आपको अपना एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने का मौका दे दिया जाए या रिसर्च डिजाइन करने का मौका दे दिया जाए कि चलिए मान लेते हैं हमने आपको जो है ये एक प्रोटीन दिया है और हम इसके बारे में ये फीचर पता करना चाहते हैं, तो बताइए आप इस एक्सपेरिमेंट को या आप इस रिसर्च को कैसे कंडक्ट करेंगे, आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो इस टाइप के कुछ कंडीशनल एलिमेंट डाल दिए जाते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू और उसके अकॉर्डिंग आपको बताना होता है कि यस आप एक एक्सपेरिमेंट को कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। देखिए उसमें ऐसा नहीं होता कि आपको हर बार सही ही जवाब देना होता है, वो बस आपके आप ये कह सकते हो कि एक एनालिटिकल पावर देखते हैं कि आपकी सोचने की क्षमता कितनी है, आप किसी भी एक रैंडम चीज पे कितना सोच सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें जो है आपसे पूछी जा सकती है और उसको जो है एक बेसिस बनाया जा सकता है सिलेक्शन के लिए। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म, फाइनल जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हाँ कौन कौन से बच्चे जो हैं आइजर पुणे के लिए सेलेक्ट हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों को पता चलेगा जो एक्चुअल में सेलेक्ट होंगे। Therefore, all candidates are requested to check their page regularly for the update. The referee of the shortlisted candidate alone shall be contacted for the reference letter. और क्वेरी के लिए जो है आप इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। अप्लाई नाउ का यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आइजर पुणे का जो पीएचडी का नोटिफिकेशन निकला है, इससे रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन थे वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपके पास कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। एज वेल एज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर द मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलना होगा बहुत ही जल्द आपसे एक आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।